हम स्टेबलाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से कारीगर होते हैं स्टेबलाइजर के बारे में नहीं मालूम होता है कि रेंज क्या होती है, उसमें कौन से सर्किट लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है एक अच्छे जानकार स्टेबलाइजर का, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हमारी हर मशीन पर, मेरी हर मशीन पर जो है फ्रिज है, एयर कंडीशन, उस पर स्टेबलाइजर लगा हुआ है। स्टेबलाइजर दो तरह के होते हैं। एक मैनुअल स्टेबलाइजर जिसमें वोल्टेज का घटाना बढ़ाना हम खुद करते हैं। इस स्टेबलाइजर में दो स्विच लगे होते हैं, एक स्टेबलाइजर को ऑन ऑफ करने के लिए, एक स्टेबलाइजर को ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा इनपुट और आउटपुट। अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा आ रही है, इनपुट वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो उसे आप लो पे, क्योंकि उस स्विच पे एक साइड पे लो लिखा होता और एक साइड में हाई लिखा होता। अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो उसे हम लो पे कर देंगे स्विच मोड को, और अगर इनपुट वोल्टेज कम आ रही है तो स्विच को हाई की तरफ कर देंगे। और बाकी 10-15 वोल्ट का जो अंतर होता है वो हम रोटरी स्विच से ले लेते हैं। ये मैनुअल स्टेबलाइजर आज भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन फ्रिज एयर कंडीशन में नहीं लगते हैं। लेकिन स्टेबलाइजर को चेक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। पहले टीवी वगैरह में सब मैनुअल ही स्टेबलाइजर होते थे और बड़े 5 kVA के 4 kVA के स्टेबलाइजर लगे हुए आते थे पहले। अब हम आ जाते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। बहुत पहले इसमें भी दो स्विच लगे होते थे। एक स्विच का काम यह था कि इनपुट और आउटपुट में अंतर देखने के लिए, इनपुट कितनी आ रही है और आउटपुट कितनी आ रही है, और दूसरा स्विच वोल्ट मीटर को ऑन ऑफ के लिए। लेकिन अब जितने स्टेबलाइजर आ रहे हैं उसमें एक स्विच लगा होता है, वो सभी काम यानी इनपुट और आउटपुट में अंतर भी बताएगा, वोल्ट मीटर को ऑफ भी कर देगा, ऑन भी कर देगा। ये अब जो है रेंज जान लेना है। देखिए ऐसा होता है कि स्टेबलाइजर में रेंज लिखी होती है, इनपुट यानी यहां ये कितना कम से कम कंट्रोल करेगा और ज्यादा कितना कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल करने के बाद लगभग सभी स्टेबलाइजर 200-240 के बीच है। हम उदाहरण में 4 स्टेबलाइजर आपको बताने जा रहे हैं। उदाहरण में 4, ऐसे तो और भी आते हैं लेकिन 4 बहुत चलते हैं। स्टेबलाइजर 1 जो है, जो अभी उदाहरण में आप देखने जा रहे हैं, स्टेबलाइजर नंबर 1 में जो है वो जो फ्री में स्टेबलाइजर कहते हैं, फ्री में तो कोई नहीं देता है लेकिन कहते हैं कि एयर कंडीशन के साथ में है, वो है। दूसरा जो 140 से 290 वाला है, ये बहुत चलता है, मीडियम क्लास का बेहतरीन स्टेबलाइजर रहता है और ये रेंज बहुत अच्छा रहता है। तीसरा और चौथा स्टेबलाइजर काफी बड़ी रेंज का है, 110 वोल्ट से कंट्रोल करता है, बढ़ाता है, और चौथा स्टेबलाइजर 90 यानी 110 वोल्ट बढ़ा देता है। तो अभी तो आप देखेंगे ही, इसको हम डिटेल्स में फौरन ही जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये स्टेबलाइजर है जो आप देखने जा रहे हैं। में हमने ये 4 स्टेबलाइजर दिए हैं। इनपुट 160 वोल्ट से 270 वोल्ट, यानी ये स्टेबलाइजर अगर 160 वोल्ट आ रही है तो उसे बढ़ाकर 200 आप दे देगी, यानी 40 वोल्ट ये बढ़ाएगी। अगर इनपुट वोल्टेज 160 वोल्ट आ रही है तो 40 वोल्ट बढ़ाकर 200 वोल्ट देगी, और अगर इनपुट वोल्टेज 270 आ रही है तो 30 वोल्ट घटाकर आपको 240 वोल्ट दे देगी। जो एयर कंडीशन वगैरह में जो फ्री में स्टेबलाइजर कह के देते हैं वो यही स्टेबलाइजर होता है।
उदाहरण में ये दूसरा स्टेबलाइजर देखिए, इसकी रेंज क्या है, 140 वोल्ट से 290 वोल्ट। यानी अगर 140 वोल्ट आ रही है तो वो 60 वोल्ट बढ़ाकर आपको 200 वोल्ट दे देगी, और अगर 290 वोल्ट आ रही है तो 50 वोल्ट घटाकर आपको 240, यानी इसके बीच वोल्टेज रहेगी इनपुट, तो वो बढ़ाकर घटाकर ये इसके बीच आपको वोल्टेज देगी। सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टेबलाइज़र यही है, उसकी रेंज 140 वोल्ट से 290। कुछ स्पेशल स्टेबलाइज़र हैं, देखिए। इनपुट अगर 110 वोल्ट आ रही है तो 90 वोल्ट बढ़ाकर आपको 200 वोल्ट दे देगा, और 320 वोल्ट आ रही है तो करीब 80 वोल्ट घटाकर आपको 240 वोल्ट दे देगा। एक और बड़ी रेंज का देखिए, इनपुट 90 वोल्ट अगर आ रही है, बेइंतहा कम आ रही है, तो 110 वोल्ट बढ़ाकर वो 200 वोल्ट आपको दे देगी, और 340 वोल्ट आ रही है तो 100 वोल्ट घटाकर आपको 240 वोल्ट। तो ये उदाहरण में हमने 4 स्टेबलाइजर आपको दिखाए कि उसकी रेंज क्या है। स्टेबलाइजर की रेंज आप समझ चुके हैं कि कम से कम अगर वोल्टेज आ रही तो उसको बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा या कितना घटाएगा, ये आपने देख लिया है और समझ लिया है। इसके बाद बहुत से स्टेबलाइजर में 3 सर्किट लग के आते थे। एक हाई कट सर्किट, अगर वोल्टेज रेंज से ज्यादा है तो ये कट कर देगा। कम आ रही है लो कट सर्किट, अगर रेंज से कम आ रही है तो कट कर देगा। और टीडीआर, एक बार वोल्टेज गई और आ गई, या स्टेबलाइजर आप बंद था, आपने चालू किया, फौरन आउट नहीं करेगा, 3 मिनट बाद आउट करेगा। तो बहुत पहले लो कट जो सर्किट था, हर एयर कंडीशन फ्रिज वाली की बात कर रहे हैं, उसमें ज़रूर लगा होता था। हाई कट लगा है तो ठीक, नहीं लगा है तो ठीक। हाई कट ज़्यादातर पहले जो है वो टीवीएल स्टेबलाइजर में लग के आता था। आजकल तीनों सर्किट एक साथ सभी स्टेबलाइजर में लग के आते हैं। अगर लगे हुए हैं तो ये नहीं कि हाई कट लगा हुआ, तीनों सर्किट एक प्लेट में माउंट रहते हैं और वो एक साथ लगे हुए होते हैं। स्टेबलाइजर में 3 तरह के सर्किट लगे होते हैं, हाई कट सर्किट, लो कट सर्किट और टीडीआर। क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं किसी स्टेबलाइजर की रेंज 140 वोल्ट से 290 वोल्ट है। किसी स्टेबलाइजर की रेंज 140 वोल्ट से 290 वोल्ट है। अगर स्टेबलाइजर में हाई कट सर्किट लगा हुआ है और वोल्टेज 290 वोल्ट से ज़्यादा आ जाए तो, और ये सर्किट लगा हुआ है, तो ये सर्किट को कट कर देगा और वोल्टेज बाहर नहीं निकलेगी। अगर ये सर्किट लगा है 290 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट आ रही है, तो ये अगर सर्किट लगा है तो ये कट कर देगा स्टेबलाइजर को। इसी तरह लो कट सर्किट लगा है और 140 तक तो ये कंट्रोल स्टेबलाइजर कर लेगा, 140 तक तो ये कंट्रोल कर लेगा, लेकिन 140 से कम आ रहा है, 135 से 130, तो अब ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब अगर ये सर्किट लगा है लो कट सर्किट, तो ये स्टेबलाइजर को कट कर देगा। और हर स्टेबलाइजर में पहले तो ये सब अलग अलग आते थे, अब ये तीनों सर्किट एक साथ स्टेबलाइजर में आने लगे।
पहले ये सभी सर्किट अलग अलग होते थे। लो कट सर्किट स्टेबलाइज़र में ज़रूर लगा होता था और ये टीवी वाले स्टेबलाइज़र में ज़रूर लगा हुआ होता था। आजकल ये तीनों सर्किट एक साथ लगे होते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझना तो है ही है कि अलग अलग। तो अगर लो कट सर्किट लगा है और इनपुट वोल्टेज 140 से कम है, 130, 135 या कुछ भी कम है, तो अगर ये सर्किट लगा है तो ये कट कर देगा और वोल्टेज बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद तीसरा सर्किट लगा होता है स्टेबलाइज़र में TDR, बहुत ज़रूरी सर्किट होता है। अगर एक बार लाइट गई, आ गई या कट हो गया किसी वजह से, तो फ़ौरन फ़ौरन वोल्टेज आउट नहीं होती है, 3 मिनट बाद होती है। तो TDR सर्किट क्या करता है कि वोल्टेज को स्टेबलाइज़र ऑन होने के बाद या यहाँ पर अगर वो ये कट किए हुए है या स्टेबलाइज़र आपने ऑन किया है, लाइट गई और आ गई, तो फ़ौरन जो है वोल्टेज बाहर नहीं निकलेगी, 3 मिनट बाद निकलेगी। ओके, अब हम आते हैं स्टेबलाइजर की रेंज किन बातों पे डिपेंड होती है। नंबर 1, कोर किस टाइप की लगी हुई है। कोर बहुत सी तरह के होते। कोर तो ये आप देख रहे हैं, ये कोर ये कई तरह की होती हैं। सबसे अच्छी CRGO होती है, अगर लगी है तो उसके हाई होंगे। उससे बहुत और भी हैं, JD हैं, जापानी है, टाटा है, मारुति है। ये टाटा मारुति ऐसे ही नाम पड़ गए हैं, ये मत समझिएगा वो टाटा कंपनी का है या मारुति कंपनी का है, वो एक नाम पड़ गया है। ये सबसे सस्ती और घटिया वो हैं। तो वो एक कोर जो है किस क्वालिटी की है, CRGO है तो काफ़ी महंगा होगा। अब ये इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होगा। जितनी अच्छी कोर लगेगी CRGO में, जितने स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर CRGO लगी होती है, जल्दी गर्म नहीं होते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजर का जो रेट होता है और किस पे है कि उसमें रिले किस क्वालिटी की लगी है, उसमें स्विच और सॉकेट किस में लगे, किस क्वालिटी के लगे हुए हैं, लीड कितनी लंबी है, कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी क्या है, डिब्बे का वजन क्या है, डिब्बे पे रंग कौन सा लगा है, इन सभी टोटल पे स्टेबलाइजर के रेंज है। तो स्टेबलाइजर का रेंज जो है, स्टेबलाइजर के जो रेट हैं स्टेबलाइजर के जो रेट हैं रेंज पर निर्भर करेगा कि कम रेंज का है तो थोड़ा सस्ता होगा, ज़्यादा रेंज का है तो थोड़ा महंगा होगा। उसके बाद कोर कौन सी लगी है, रिले उसमें किस क्वालिटी की लगी है, या स्विच सॉकेट जो भी लगे हुए हैं वो किस क्वालिटी के हैं, डिब्बे का वजन कितना है, लीड की लंबाई और क्वालिटी कितनी है, डिब्बे पे रंग कौन सी, तो बहुत सी बातें निर्भर करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेबलाइजर जो है वो चेक कैसे किया जाएगा। एक तो मोटा मोटा बड़ा आसान है कि पहले आपने स्विच के द्वारा इनपुट देख लिया। मान लीजिए कि कहते हैं रेंज के अंदर है 150 वोल्ट आ रही है, स्विच को आउटपुट पे कर दिया आपने और 210 या जो भी है वो 200-240 के बीच वोल्टेज निकलना चाहिए। फिर आपने आउटपुट पे कर दिया, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो वो कम निकलना चाहिए। कभी कभी स्टेबलाइजर गड़बड़ हो जाता है तो जो इनपुट बता रहे हैं वो जो इनपुट है वही आउटपुट है, ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आप अंदाज लगा लें कि वोल्टेज नॉर्मल आ रही तो वो तो नॉर्मल बताएगा, इनपुट भी वही बताएगा, आउटपुट भी। लेकिन अगर वो है गड़बड़ हो गया तब भी यही जो है प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम आपको चेक करना बता रहे हैं, उसको हम आपको चेक करना बता रहे हैं। तो जिस स्टेबलाइजर को आपको चेक करना है, उस स्टेबलाइजर को मैनुअल स्टेबलाइजर से कनेक्ट कर दिए और मैनुअल स्टेबलाइजर को मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। जिसे आप चेक करना है उस स्टेबलाइजर को मैनुअल से कनेक्ट कर दिए, उसका जो प्लग है वो उस मैनुअल स्टेबलाइजर के सॉकेट पे लगा दिए
और मैनुअल स्टेबलाइजर को मेन सप्लाई से जोड़ दिए, और मैनुअल से जो है आप उसके जो है वोल्टेज घटाइए बढ़ाइए, रेंज से कम कर दिए। मान लिए 140 आपने 140 मैनुअल से कर दिया, देखिए कि उसमें 200 निकल रही कि नहीं निकल रही है। नहीं निकल रही है तो गड़बड़ है। 200-240 के बीच रहना चाहिए। आपने मैनुअल स्टेबलाइजर से बढ़ा दिया, मान ली उसकी रेंज जो है 290 है, आपने जो है 300 वोल्ट कर दी मैनुअल स्टेबलाइजर से, घटकर जो है 240 मिलनी चाहिए। तो वोल्टेज को घटा बढ़ाकर आप देखेंगे, और सभी देखते हैं इसी तरह से कि आउटपुट वोल्टेज 200-240 के बीच है या नहीं है। उसके बाद सर्किट कैसे चेक होंगे? अगर ये तीनों सर्किट लगे हुए हैं तो कैसे चेक होंगे? मान लीजिए स्टेबलाइजर की रेंज 140 वोल्ट है, आप मैनुअल स्टेबलाइजर से 130 कर दिए, फट से स्टेबलाइजर बंद हो जाना चाहिए जो चेक कर रहे हैं। हाई कट को करने के लिए मान लीजिए 290 हाई है, आप उसको 300 कर दिए, स्टेबलाइजर कट हो जाना चाहिए। टीडीआर कैसे चेक करेंगे? स्टेबलाइजर को बंद कर दिए, चालू कर दिए, फौरन वोल्टेज आउट नहीं करना चाहिए।